एक राजा को हमेशा जनता न्यायप्रिय रूप में देखती है कि राजा को चाहे उसका घर का सदस्य है लेकिन उसे न्याय करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहूं, जब वो न्याय करने वाला ही भ्रष्ट हो जाए, वो न्याय करने वाला ही जनता के साथ या अपनी प्रजा के साथ अन्याय करे, तो फिर उसके लिए क्या घोर सजा है। जब उस सजा को आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी जनता और उनके बच्चे खड़े हुए हैं, माँ और माओ के सामने उनके बच्चे, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। राजा के सामने वो बच्चे होते हैं और यहाँ पर राजा का एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला, अब उसे मंत्री कहूं या उससे नीचे काम करने वाला, यानी वो उनके राजा के काम को संभालता है। वो बच्चे बड़े ही आंसुओं भरी नजरों से राजा की तरफ देखते हैं और शायद उन्हें उम्मीद थी कि हमारे राजा हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन राजा का एक फैसला उन बच्चों की उम्मीदों को तोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही जने उन बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो लड़के होते हैं उन्हें उनके प्राइवेट अंग यानी उनके उस मेन पार्ट पर वार किया जाता है और यहाँ पर उन्हें नपुंसक बनाया जाता है। किस लिए? यहाँ पर जो आकाएं थे या दूसरी रियासतें थी या यहाँ पर मुगलों का जो राज था, पूरे भारत जो मुगलों के अधीन था, उनकी जो बेगमें हरम में रहा करती थी ना, उन बेगमों के लिए उन बच्चों को तैयार किया जा रहा था। यानी जबरन उन बच्चों की इच्छाओं को, जबरन उन बच्चों के साथ बर्बरता बरती जा रही थी और बहुत ही बुरा सलूक उनके साथ हो रहा था। बच्चों के हाथ पर जलती हुई, धधकती हुई एक मोहर लगाई जा रही थी और मोहर लगाने के बाद उन बच्चों को और उनकी माओं को यहाँ पर मुगलों की सेनाओं को बेचा जा रहा था। आखिरकार हमारे देश ने जो बुरे दिन देखे, जो बुरी चीजें देखी, हमारे लोगों ने, हमारे परिवारों ने जो दुख और तकलीफ देखी, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ सहा है, उसकी तो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो एक तरफा यानी हो गई कि हाँ भाई सही है, लेकिन ये राजा बहुत धूर्त था ना। इसे तो अपनी प्रजा की यानी प्रजा का कहते हैं कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए थी। ये ऐसा क्यों कर रहा था? जब इसको जो सजा मिलती है ना, उसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सुनकर कहोगे कि हाँ, हमारी प्रकृति न्याय करती है, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान न्याय करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राजा और उसके काम करने वाले उस सेनापति को क्या सजा मिलती है, जब आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। पहली बात आपको ये बता देती हूं मैं कि ऐसा समय था कि हरम में जो किन्नर समाज था या यहाँ पर जिनको मतलब जो अपने शरीर से कुछ ना कुछ कमियां थी, उनको ही देख रेख करने के लिए यानी एक नौकर के तौर पर बड़ी बड़ी बेगमों के हरम में रखा जाता था और ये परंपरा थी और राजा जो भारत के राजा थे वो भी इस परंपरा को कायम रखते थे। बड़ी ही एक कहते हैं कि दुख भरी कहानी है और तकलीफ भरी कहानी है, लेकिन बताना आप लोगों को जरूरी है। दोस्तों, मुगल काल की हम आप लोगों से बात करते हैं, मुगल काल की, और 1716 में इस घटना का जो बातें थी वो बातें चली थी। उससे पहले मुगल काल के इस घटना से तार जुड़े हुए हैं। घटना को शुरू करते हैं हम। यहाँ पर एक माँ बाप होते हैं जिनसे एक किन्नर बच्चा पैदा होता है। ये माँ बाप उस बच्चे को देखकर कूड़े के ढेर पर छोड़कर आते हैं, हाल के हुए शिशु को। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको रोज ऐसी घटनाएं देखने को, जानने को मिल जाएंगे। आज भी नालों में बच्चों को बहाया जाता है। अब यहाँ पर यही सब कुछ है। कूड़े के ढेर में से जो किन्नर समाज है इस बच्चे को निकालता है और निकालने के बाद यहाँ पर जो गुरु माता थी, वो गुरु माता इस बच्चे को देखकर कहती है, आ गया अपनी करनी का फल भोगने के लिए। ये जो पूरा किन्नर समाज था ये समझता नहीं है। ये गुरु माँ ऐसी थी कि लोगों को ताहने मारा करती थी। अपने ही समाज की जो यहाँ पर लड़कियां थी या लड़के थे या जो भी किन्नर थे, उनसे कहती है कि तुम अपने आप को ना बेचारी मत समझा करो, तुम्हारे कर्मों के फल से तुम यहाँ पर आई हो और तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हें पता है ये जो बच्चा आया है ना, उसका नाम बागी रखती है ये गुरु माँ जो होती है, क्योंकि इनके पूरे ग्रुप में एक मैन औरत होती है, मतलब एक मैन किन्नर होता है जो सभी को संभालता है। कौन थी ये गुरु माँ? अब ये एक निशान को देकर, क्योंकि जो बागी था इसके जन्म पर हाथ पर एक निशान था। पता है वो निशान क्या था?
लग रहा था कि किसी ने इसके हाथ पर मोहर लगाई है, ये हमारा है। अब यहाँ पर इस बागी को धीरे धीरे बड़ा किया जाता है, लेकिन बागी बहुत सारी यादों के साथ बड़ा हो रहा था। बागी सोता हुआ, क्योंकि एक लड़का किन्नर था, तो सोता हुआ अपनी गुरु माँ से कहता है कि मुझे बहुत सारी चीजें दिमाग में याद रहती हैं, हम कहीं बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। और ये साफ साफ कहता है बागी कि उस सपने में आप भी होती हो, केवल आपका रहन सहन और पहनावा बदला है, लेकिन आप भी मेरे साथ थे। अब थी या था। दोस्तों यहाँ पर ये सब बातें करता है तो जो यहाँ पर गुरु माँ होती है वो मुस्कुराती और कहती है कि लाडले, ये सब कुछ तो झेलना होगा, हमारी करनी का फल है, मुझे भी याद है। और तेरा मैं इंतजार कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ ये होगा, लेकिन वो निशान तेरे हाथ पर है जिस निशान से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। ये हाथ पर जो मोहर वाला निशान था, कोई कैसे गर्भ से इस निशान को लेकर आ सकता है। यहाँ पर धीरे धीरे बागी बड़ा होता है, उसकी तालियां, गड़गड़ाहट, गूंज सबको पसंद आती है। बागी सबसे खूबसूरत नृत्य करता है और बहुत ही पैसे कमाता है अपने ग्रुप में। इस चीज को देखकर यहाँ पर जो ये थी गुरु माँ, इसको ना तो पैसों से लालच था, न लोभ था, केवल ये भजन करती है और अपने जीवन को सुधारना चाहती है। आखिरकार इसको ऐसी क्या बातें मालूम थी, लेकिन बागी बहुत परेशान था, उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। अब वो एक दिन गुरु माँ के पास बैठता है और कहता है, गुरु माँ, मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे इस सपने में चीखते हुए बच्चे नजर आते हैं। कुछ महिलाएं मेरे ऊपर मुट्ठी से जो मिट्टी होती है उसे भरकर कुछ कहकर मेरे और आपके ऊपर मिट्टी मारती हैं, लेकिन आप उस वक्त बहुत ही हष्ट-पुष्ट और एक राजा जैसी पोशाक में लग रहे थे और मैं भी कोई ऊंचे ओहदे का था। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहाँ के हो, मैं कहाँ का हूँ? ये संभव कैसे हो सकता है? गुरु माँ कहती है कि सही समय आने पर सब कुछ बताऊंगी, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें अभी और काम सीखना है। लेकिन बागी को बड़ी बेचैनी होती है। अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ है ऐसी चीजों को। 1-2 साल निकल जाते हैं, लेकिन बागी बहुत परेशान रहता है। बागी करीबन 14 से 15 साल का हो जाता है। अब तक गुरु माँ का धैर्य बना हुआ था। धैर्य दोस्तों, यहाँ पर धैर्य बना हुआ था, लेकिन बागी को कहाँ चैन था। आज वो कहता है कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे सपने सोने नहीं देते हैं, मेरी दिमाग में वो यादें मुझे चैन से नींद नहीं आने देती है, मैं तो मर जाऊंगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब वो बच्चे चिल्लाते। और अब की बार इसका मन ऐसा है कि बच्चों के प्रति बहुत प्रेम है, तो गुरु माँ अपने कमरे का दरवाजा लगाती है और दरवाजा लगाने के बाद बागी को अपने पास बिठाती है। कहती है कि ए बागी, तू सही नहीं है रे, तेरा आंचल तो इतना दागों से भरा हुआ है, मैं तुझसे क्या कहूं। और अपने हाथ को पटकारने लगती है। वो चट-चट की सी आवाज नहीं निकालते हैं। कहती है कि तू दूध का धुला नहीं है रे, और अब तू चाहता है ना तो दूध का धुला हो भी सकता है। भजन में ध्यान लगा। बागी कहता है कि आखिर गुरु माँ, आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अब ये आपको एकदम से क्या हुआ। वो कहती है गुरु माँ कि मैं अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना चाह रही, मुझसे जो कर्म तेरे साथ बिगड़ा है बागी, उसके दाग आज भी मेरे इस रेशमी दुपट्टे से छूट नहीं रहे हैं। ये जो कपड़े, ये जो वस्त्र पहने हुए है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, शान है, शौकत है, लेकिन मैं किस तड़पन में हूं और तू किस तड़पन में है, तुझे एहसास है। अब यहाँ पर बागी रोने लगता है। गुरु माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आप में ही अपनी माँ और अपने पिता को देखा है। तो गुरु माँ कहती है कि हाँ भाई, धांधलेबाजी और सब कुछ दोनों ने साथ साथ में किया है। ये लड़का चरणों में गिरकर कहता है कि गुरु माँ, मुझे विचलित मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अब करीबन 15 दिन से नींद नहीं आ रही है, मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। गुरु माँ, मुझे कृपया करके सब कुछ समझाइए। गुरु माँ कहती है कि बागी, हम दोनों जने, मैं राजा था और तू पिछले जन्म में यहाँ पर मेरा एक मंत्री था, यानी मेरे कामकाज को संभालता है, सेनापति था, नेतृत्व करता था मेरी सेना का। तू मैन तो मैं ही था। मुगल काल उस समय चल रहा है और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी तो संतान भी बहुत थी, तुम्हारा बेटा सुमेर, अमित, पार्वती बेटी, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं यहाँ पर जो मारवाड़, यानी अब तो मारवाड़ कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं, कभी मारवाड़ भी कहा जाता होगा, मारवाड़। और ये कहता है कि मैं उस रियासत का भगत सिंह राजा था, मेरा नाम भगत सिंह था और मैं उस रियासत का राजा था और मैं अपने राजपाट को बहुत अच्छे से संभालता हूँ। लेकिन मुगल काल दूसरी तरफ हमारी पूरी तरह से ताकत की आजमाइश कर रहा था।
कोई भी राजा, कोई भी, हर जगह चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पूरे देश में ऐसा हालात थे कि लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा बर्बरता। वहीं से ये घूंघट प्रथा चलती है। पहले घूंघट प्रथा नहीं थी हमारे देश में, ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। जो घूंघट की प्रथा है, मुगल जब इस देश में आते हैं तो उस वक्त ये घूंघट की प्रथा, क्योंकि और एक और आपको बात बताऊं, हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो मुगलों के आने से हमारे देश में, जो रात जगाने का प्रोग्राम होता है ना, ये भी मुगल काल से ही आया है। किसी शादी में जो रात जगती है, लड़का हो या लड़की, वो पूरी रात जागकर उस बेटी की हिफाजत किया करते थे। पहले तो पुरुष भी जागा करते थे, अब तो एक प्रोग्राम के रूप में देखा जाता है। तो ये भी मुगल काल से ही आया है। बेटियों को घूंघट करना माँ बाप ने सिखा दिया था, क्योंकि जो मुगलों के यहाँ पर सेना थी या सेनापति थे या उनके सूबेदार थे या कोई भी था, वो उन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखते थे। जो हकीकत है वो हकीकत है। यहाँ पर ये सब कुछ कहता है। उसके बाद ये कहता है कि मेरा एक भी मेरी संतान नहीं थी, मुझे पता था, और मुगलों ने भी समझ लिया था कि इसका राज्य तो हमारे ही अधीन है। कई हिंदू राजाओं ने मुझसे कहा कि हमसे संधि कर लो, हमें मिल जाओ, लेकिन मैंने फैसला लिया मैं आखिरी दम तक अकेला रहूंगा। तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारा सब कुछ था, लेकिन तुम एक बहुत बुरा कार्य करने लगे थे। तुमने जो भी गरीब बच्चे होते हैं जो हमारे राज्य में आते हैं, तुमने मुगलों से संधि करी और उन बच्चों को तुमने दाग कर, उनके हाथों पर मोहर लगाकर उन बच्चों को नौकर बनने के लिए उन मुगलों के, यानी जो बड़े बड़े, जहां पर उनकी बेगमें रहा करती थी, हरम में भेजना शुरू कर दिया था। उनकी माओ को भेजना शुरू कर दिया था और उनके पिताओं को तुमने इस दुनिया से दूर भेजना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मुझे मालूमात नहीं थे, लेकिन जब मेरी प्रजा मुझसे शिकायत करती है तो बहुत सारे बच्चे वहां पर खड़े हुए होते हैं और तुमने उन सभी को बंदी बना रखा था, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थे, और तुम उनके माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे। धधकती हुई सरियां जो होती है, तुम उनके पिताओं को मारने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट तक को तुम खंडित कर दिया करते थे। तुमने उन महिलाओं को भी मारा जो महिलाएं हरम में जाने से मना कर दिया करती थी, यानी मुगलों की सेवादानी करने से मना कर दिया करती थी, तो तुम उन महिलाओं को भी मार दिया करते थे। और इसके बदले जो मुगल शासक थे या मुगल जो लोग थे, जो आप ही की तरह थे, यानी आप जैसे सेनापति थे या मेरे नेतृत्व में मेरी सेना का ध्यान रखते थे, वो तुम्हें मोटी रकम देते थे। मैं तो तुम्हें केवल 10 या 15 सिक्के चांदी के दिया करता था। जब ये बात मेरे सामने आती है तो मेरी प्रजा बहुत उम्मीद के साथ खड़ी हुई थी। उस दिन करीबन 15 से 16 बच्चे ऐसे थे जो हरम के लिए तुमने तैयार करे थे। उनके हाथों पर जलती हुई मोहर को लगाया था, उनके शरीर को दागा था, उन बच्चों को तुमने तैयार किया था। और तुम्हारे पास कोई ऐसी औषधि थी जिसे तुम बच्चे को पिलाया करते थे तो वो नपुंसक हो जाया करता था। यहाँ पर ये जो बागी है ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल एकदम ये बातें मैच खा रही हैं मेरे सपनों से। यहाँ पर जो गुरु माँ होती है वो कहती है कि उस दिन अगर मैं इंसाफ कर देता, उस दिन अगर मैं तेरी बात को नहीं सुनता, तुमने मुझे लालच दिया, मुझे लालच का भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जो मुगल सेना थी वो मुझे मेरी जिंदगी से पहले मार देती अगर मैं उस दिन उन बच्चों के साथ न्याय करता। यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोचता हूं कि कर तो बुरा तुम ही रहे हो, मैं बुरा थोड़े ही कर रहा हूं। मैंने ये सोचा था बागी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उस एक फैसले का इतना बड़ा भुगतान करना होगा। बागी, उसके बाद जैसे ही मेरी पीठ फिरती है तो वहां पर उन बच्चों की जो माएं खड़ी हुई थी, उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और कहा, राजन तो इन सब कर्मों का भोगना पड़ेगा तुम्हें। आज हम तो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं और लोगों की गुलामी करने के लिए, लेकिन हमने तुम्हें पिता समझा था, परम पिता समझा था, लेकिन तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। तुम राजा के नाम पर कलंक हो और हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकते। और वो मुझे और तुम्हें बागी श्राप देती हैं, कहती हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे पतियों के साथ हमारे बच्चों को जो औषधि तुम दे रहे हो ना, तुम तड़पोगे, तुम्हारा शरीर, और तुम्हें एक एक बात याद रहेगी हर वक्त, हर दुख में, हर तकलीफ में। बागी, अब भी हमारे संग प्रकृति ने न्याय किया है, हम बहुत अच्छी जगह हैं। हमें तो बहुत कुछ झेलना था, हमें तो बहुत कुछ महसूस करना था बागी, नहीं पता
आगे क्या महसूस करना है और क्या होना है। बागी तभी मैं इस दुनिया में बिना जिंदगी के आया हूं। मैं एक किन्नर हूं और तू भी किन्नर है। और ये जो तुम्हारे हाथ पर निशान है ना बागी, ये वही निशान है जो तू बच्चों को दिया करता था। आज तेरे बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन तुम बागी, तुम क्या जी रहे हो? तुमने बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हो जाएंगे बागी? तुम्हें तो झेलना पड़ेगा। मैं अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहती या चाहता, मैं तुमसे अच्छा ही व्यवहार करूंगा। लेकिन गुरु माँ जो थी वो हमेशा ध्यान भजन में रहा करती थी। वो कहीं भी नहीं जाती थी और लोगों को, यानी जो किन्नर समाज था, उसे यही शिक्षा देती है कि इस कर्म में अपने जन्म को सुधारो। ना तुम्हारी जिंदगी में ना बच्चे हैं, ना झमेले हैं, ना घर है, ना गृहस्थी है। किस बात की अकड़ रे? तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। तुम्हें तो स्पष्ट रूप से आदेश मिला है, भक्ति करो, पूजा पाठ करो। तुम्हारी जिंदगी में एक गोल्डन चांस है। ये गृहस्थ आश्रम में रहकर कुछ गलत कर्म भी हो जाते हैं, मजबूरियां में हो जाते हैं या वैसे हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा मौका है। देखिए, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा हो, बिल्कुल भी इन बातों को अपने ऊपर मत लेना। मैंने केवल वो बातें, और यहाँ पर हमारे भगवान जी बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं बहुत ही ज्यादा। शिखंडी को सम्मान दिया गया था बहुत ही ज्यादा। कहते हैं कि अर्धनारीश्वरी, और यहाँ पर तो बहुत ही महत्व दिया जाता है इन सारी चीजों को। और हमारे यहाँ पर देखिए आप, एक वो समाज था जहां पर किन्नरों को हरम में नौकर की तरह रखा जाता था, और एक वो समाज है जहां अपने घर में कोई खुशी का मौका आया तो खुद बुलाने जाते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये दोहरी जिंदगी आपके समझ में बखूबी याद यानी महसूस हो रही होगी। एक आदि को छोड़ दूं तो सबके दिल में यही बातें हैं। ये जो प्रकृति है, इससे प्यार कौन करता है? वो इंसान प्यार करते हैं जो मिट्टी से लेकर आसमान के तारों तक को पूजते हैं। वो प्रकृति से प्यार करना जानते हैं, लेकिन उनके साथ भी बेईमानी हो जाती है। सेकुलर उनके साथ खेला जाता है तो वो बेईमानी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर बागी को स्पष्ट रूप में गुरु माँ कहती है कि देख भाई, मुझे पता है और आज मैंने तेरी आंखें खोली हैं। अब तेरी मर्जी है कि तू भगवान को प्राप्त करना चाहता है या ताली बजाकर तू पैसे कमाना चाहता है, अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहता है, ये तेरे ऊपर आधारित होता है। मैं अपनापन नहीं बिगाड़ूंगा, मैं इस जीवन को सुधार कर ही रहूंगी या रहूंगा। मैं जो करके रहूंगा सब कुछ, क्योंकि मैं उस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं जो श्राप मुझे मिला है। अगर आज मैं नहीं बदला तो अगले जन्म का मुझे नहीं पता वहां पर मेरे साथ क्या होगा। अब इस घटना से ये नहीं होता कि सभी किन्नर जो समाज है उन्होंने यही सब कुछ किया होगा पिछले जन्म में। सबकी कंडीशन, सबके हालात और सबका उस वक्त का दौर अलग रहा होगा। ये तो भगवान ही जाने, वही जाने उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये घटना रखने का मेरा आप लोगों के सामने केवल एक ही उद्देश्य था कि भाई, कर्म अगर तुम करोगे तो भोगने के लिए पड़ोसी नहीं आएगा। अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो तुम्हें ही भोगने हैं। हाँ, तुम्हारा जीवन अच्छा बीत रहा है तो कोई पिछले अच्छे कर्म तुम्हारे आड़े आ रहे हैं, यानी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो खत्म हुए उस दिन आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से बातें करती हूँ या आप लोगों को बतलाती हूँ कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक हमारी बहन है जिन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और आपको देख रही हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है यानी मुझे लगता है, मेरे अंदर ये बात आई है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो और आप बहुत गुस्सैल हो। मैं बहुत हंसी, आज बहुत आनंद आए मुझे ये शब्द सुनकर। वाह बहन, आपने दिल खुश कर दिया। सच में है, मैं कोई बुरे पर्पज से आपसे नहीं कह रही हूँ। सच में मेरे अंदर आपको ये दिखा, कुछ तो दिखा, मेरी मेहनत कुछ तो रंग ला रही है। थैंक यू, लव यू प्यारी बहन, आपने मुझे इतने अच्छे शब्द कहे, मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरी प्यारी बहन, मैं गुस्सैल तो थोड़ा सा गुस्सा तो मुझे आता है। और देखो, अब जीवन के ये पहलू हैं, हम खुश रहेंगे तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा भी होता है, रोना भी आता है, हंसना भी आता है। आखिरकार हम इंसान हैं, एक नॉर्मल जिंदगी सभी जीते हैं। तो यहाँ पर प्यारे परिवार की बारी, मेरे प्यारे से परिवार। मेरी दुर्गा बहन कैसी हो? माँ दुर्गा आप ठीक हो? प्रदीप भाई आप कैसे हो? साक्षी बहन कैसी हो? दिनेश भाई आप कैसे हो? पुष्पा पांडे बहन कैसी हो? ललिता यादव माँ आप कैसे हो?
भूप सिंह सैनी भाई आप कैसे हो? यशवंती माँ आप कैसे हो? आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा भाई पता नहीं मैं देखती हूँ आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भी जांच करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे भाई हो, थैंक यू मेरे भाई। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। कुमानिया बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। LDH वाले अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। ऋतु बहन कैसी हो? छाया बहन बहुत अच्छी हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। सीता यादव माँ बहुत बीमार है और उन्होंने हमें अब तक भी नहीं बताया है उनकी तबीयत कैसी है। ऐश्वर्या माँ का कमेंट आया था, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई कैसे हो? सुमन मेरी प्यारी बहन जिनकी सेहत में सुधार है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। कमलेश वर्मा बहुत अच्छी बहन है। नीता कुंतल मेरी प्यारी बहन का कमेंट आया, माँ समान मैं उन्हें माँ मानती हूँ। उन्होंने कहा कि मथुरा आए तो कभी जरूर आना। जरूर आऊंगी मेरी प्यारी माँ। मधुपमन माँ ये भी मथुरा से है, मुझे बुलाती है, मेरी बहुत प्यारी माँ है और कहती है कि आप तो मुझे भूल गई माँ। मैं जिसको एक बार अपनी जिंदगी में मान लेती हूँ मैं उसको कभी नहीं भूलती। कमलेश भिष्ट कैसी हो प्यारी बहन? राकेश भाई कैसे हो? ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर पूजा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे बड़े। हिमांशु सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी सोनी भतीजी है मेरी। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हैं? दोनों बच्चे ठीक हैं। मंजू चौधरी मेरी बहुत प्यारी बहन है, इनके भी 2 बच्चे हैं, बहुत लाडले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, खुश रहो। तारा देवी दिल्ली से हमारी बहन शिकायत करती हैं। लखनऊ से बिटिका बॉस बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन आप कैसे हो? यहाँ पर MPM खुशी नागर बहुत बहुत धन्यवाद। शारनी यहाँ पर दुर्गा प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शंकर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा लखनऊ से हमारी माँ है, बड़ी बहन है, पता नहीं उनको क्या हुआ है कि वो अब आ नहीं रही है। तबीयत तो ठीक है ना? उनके पति बहुत बीमार रहते हैं। प्रवेश शंकर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। हनीराव भाई कैसे हो? यश कुमार बहुत अच्छे कमेंट हैं। यहाँ पर शौर्या चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत अच्छी बहन है। अर्चना चौधरी बहुत प्यारी बहन है। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी भाई कैसे हो? कमला बहन कैसी हो? बिमला दलाल मेरी प्यारी माँ आप कैसी हो? बिमला चौधरी बहन आप कैसी हो? नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई कैसे हो? महेंद्र दीक्षित भाई कैसे हो? महेंद्र पांचाल भाई कैसे हो? 3 नाम है। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। जोगिंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन देवी दूसरा नाम है। शकुंतला बहन कैसी हो? विजय रस्तोगी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। और बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आशा गुप्ता, सुमित्रा पौर, मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन। पूरा परिवार कैसा है? मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सर्दी बहुत ज्यादा है, अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने नाती पोतों में खुश रहिए और उसी परिवार में उस खुशी को ढूंढने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार को कसकर गले लगाकर उनके साथ एक अच्छा जीवन बिताइए, जितना भी खूबसूरत पल से आपसे बिताया जाए। जैसी भी आपको ये बातें लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।